विकास कर सकते हैं। तो इसी में हमारा ये जो प्रोग्राम है बहुत सहायता देता है। और आज इसी प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे साथ ऐसी मातृशक्ति जुड़ने जा रही है जो कि खुद भी एक हाउस वाइफ है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस से बिलोंग करते हुए उन्होंने एक शानदार हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चुना, क्योंकि उन्हें ये विजन क्लियर हो गया कि ट्रेडिशनल मार्केट से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा हम अपने अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं। कई नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। और वह यहाँ से, जहाँ मैं हूँ वहां से बहुत दूर उड़ीसा भुवनेश्वर की धरती से बिलोंग करते हैं। और वह भी मेरी तरह हाउसवाइफ है, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए बहुत अच्छा इस अभियान, हमारे आरसम रूपी अभियान में अपना सहयोग दे रही है और वाइटल लेवल पर है। और अपनी टीम के साथ बराबर कोऑर्डिनेट करते हुए इस अभियान में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। तो मैं चाहूंगी कि मैं जब तक हमारी जो आज की गेस्ट ऑफ स्पीकर को इनवाइट करूं, प्लीज सभी वीडियो मोड पे आ जाएं, क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट ऑफ स्पीकर है वो हमें ऐसी बात बताने वाले हैं कि हमें उन्हें फेस टू फेस देखना और सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि वह सभी मातृशक्ति की और हमारी बेटियों के हित की बात करने हमारे साथ की सोल का जो हाइजीन प्रोडक्ट है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हाइजीन के ऊपर, पहली ऐसी कंपनी है जो हाइजीन के ऊपर इतना बड़ा काम कर रही है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी हमारी प्रियंका अग्रवाल मैम को, जिन्होंने की सोल का लेडीज के लिए ब्रांड बनाया और उसमें हाइजीन प्रोडक्ट लेके आया। क्योंकि हाइजीन एक ऐसा मैटर है जो कि अभी भी भारत की जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसमें खुलकर इस पे बात नहीं की जाती है। अभी भी 50% लेडीज इस पर क्लियर नहीं है, इस पे खुल के बात नहीं करती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर हम अपने मन की बात और अपने जो विचार हैं वो खुल के रख सकते हैं हाइजीन के बारे में। आज हमें बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए मैं आज हमारी जो गेस्ट ऑफ स्पीकर है निवेदिता गुमान सिंह मैम, उनको इनवाइट करूंगी। वो आएंगी और आज हमें की सोल जो हमारा ब्रांड है उसमें हाइजीन की जो प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे हाइजीन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, उनके बारे में जानकारी देंगी। और सभी से उम्मीद करूंगी सभी आज इन प्रोडक्टों के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और बताएंगे। और बताकर अपने बिजनेस, अपने इस महिला सशक्तिकरण के अभियान में बहुत आगे तक जाएंगे और अब सभी मातृशक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सेहत और साथ में आर्थिक आजादी की ओर भी लेके जाएंगे। तो प्लीज वेलकम मैम, निवेदिता मैम। थैंक यू मैम। वेलकम मैंने मैंने वेलकम। थैंक्स मैंने मैंने थैंक्स रानू मैम, आपका शानदार होस्टिंग के लिए और मुझे बुलाने के लिए, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए मैंने मैंने थैंक्स। हर एवरीडे 3 PM जय आरसीएम, जय जगन्नाथ। यहाँ पर कनेक्टेड सभी साथियों को मैं वेलकम करती हूँ। और सबसे पहले हमारा इस सिस्टम का ओनर मिस्टर तिलक चंद्र छाबड़ा सर और प्रियंका मैम को मैं दिल से नमन करती हूँ, जिसके वजह से हमारा देश में इतना बड़ा सुजोग मिला, हम इतना बड़ा परिवार मिला। और ओडिशा का महागुरु मिस्टर आर के चांद सर और सीमा मैम को भी मैं नमन करती हूँ। आज का मीटिंग में मेरा जितना सारा साथी है, मेरा जितना सारा गुरु गुरु माताएं, उन सभी को मैं भी नमन करती हूँ। और मेरा माता पिता तो मेरे को इस धरती पे जन्म दिया है, लेकिन इस आरसीएम परिवार में आने को जो मौका मिला, इससे भी मेरा एक माँ थे, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरा माँ है। कहीं इस दुनिया को मैं ही वो ही मेरे को दिखाई थी कि इतना बड़ा दुनिया है आरसीएम। यहाँ पर इस आश्रम दुनिया में मेरे को पैदा करने वाले जो माँ मिस्टर विकारी चरण साहब सर को मेरा दिल से नमन।
मेरा नाम निवेदिता गुमान सिंह। मैं खोर्धा जिला खोर्धा जिला में एक छोटा सा गांव है गढ़मंत्र, वही मेरा जन्म स्थान है। लेकिन वही मेरा गांव है, लेकिन मेरा जो परिवार है, मेरा पिता माता और 4 भाई बहन है। पापा भुवनेश्वर में तमंडो एक स्थान है, तमंडो पे जॉब करते हैं और वही इस स्थान पे ही हम 4 भाई बहन वही ही पैदा करते हैं। और 4 भाई बहन से 3 बहन है और एक भाई है। पहला तो बड़ा बहन है, उनके बाद बड़ा भैया, उनके बाद मैं, और मैं मेरे बाद एक छोटा बहन है मेरा। तो 1993 में मेरा जन्म हुआ। भुवनेश्वर में 2000 साल तक भुवनेश्वर में हम लोग थी। 2000 जब 2000 में मसीहा में पापा का बिहार ट्रांसफर हो गई। उसके बाद हमने फिर से हमारा जन्म स्थान जो गढ़ मंदिर है, वहाँ पे मेरा पढ़ाई शुरू हुआ। सब हम सब परिवार ने, पापा ने बिहार चला गया और हम लोग को गांव पे छोड़ के वो जॉब पे निकल गई। और मेरा पढ़ाई गांव में ही शुरू हुआ था। और छोटा जब मैं छोटा था और से हंसती खेलती, मैंने ऐसा कुछ परेशान नहीं थी। पापा जॉब की थी और भाई बहन गवर्नमेंट स्कूल में ही हम सबने पढ़ाई करते थे। और धीरे धीरे तो पढ़ाई, स्कूल का पढ़ाई तो खत्म हो चुका है। तो उसके बाद कॉलेज भी हमारा गांव में ही कॉलेज है। कॉलेज +2 मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद तो फिर से भुवनेश्वर आने का मौका मिला, क्योंकि मैं नर्सिंग करने के लिए इच्छा थी। तो पापा तो बिहार में थे, लेकिन बड़ा बहन का मैरिज हो गए। तो बड़ा बहन का मैंने बड़ा मतलब बड़ा बहन के साथ साथ हम रहने लगी फिर से भुवनेश्वर में। 2013 तक मेरा नर्सिंग खत्म हो चुका था। उसके बाद मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। उसके बाद मैं एएनएम करती थी। उसके बाद मैं 2011 से 13 में एएनएम करती थी। और 2 साल का कोर्स था। उसके बाद मैं फिर से मेरा मैरिज हो गया 2014 में। तो 2014 में मैं मैरिज के साथ साथ भी और भी पढ़ाई की थी। नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स था, जीएनएम। तो जीएनएम शुरू इधर कंटिन्यू करते थे। तो मैरिज भी हो गया 2014 में। उसके बाद जब शादी हुआ था, शादी के बाद शादी के पहले ऐसे दुनिया को ठीक से पता नहीं था क्या बुरा क्या भला। तो मैंने छोटी थी बहुत, मैंने पापा क्या बहुत प्यारी थी। तो जब हम 3 बहनें हैं, मम्मी का थोड़ा परेशान आ चुका था। 3 बेटियां हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैरिज करने के लिए उसका मन करता था। तो इसीलिए मेरा मैरिज हो गया। केंद्रापड़ा जिला के एक छोटा गांव पुराना गोपीनाथपुर। उसके बाद फिर से मैरिज के बाद भी मैं भुवनेश्वर में रहती थी, जॉब करती थी और जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करती थी। और जॉब जो अपने आप परिवार चलाना शुरू किया, उसके बाद हमको थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी। जैसे कि हमने ससुराल में बड़ा बहू थी। घर की, और पिताजी के घर में तो कोई मैरिज के समय में ऐसा कोई परेशानियां नहीं थी, और ससुराल में भी कोई परेशानियां नहीं थी। लेकिन हमारा जो हम पति पत्नी चलने के लिए जो इनकम सोर्स थी, वो ही हमारा उस समय ही परेशानियां थी कि मैं जो पढ़ाई करती थी, इससे
इसे मैं जो जॉब करती थी, इसी से मैं उस इनकम में मैं पढ़ाई में लग जाता था, और हस्बैंड का इनकम में घर चलन, घर के जो छोटा मोटा खर्च है वो जिम्मेदारी उसके वो उठाते थे। उसके बाद क्या हुआ ना, धीरे धीरे पापा मेरे पापा का कैंसर हो गया। तो भी 2014 में मेरा मैरिज हुआ, 2015 को 15 में डिटेक्ट हुआ। वो परेशानियां थी। जब शादी हुई, शादी के एक 6-7 साल तो ठीक, सब ठीक ठाक चलता था। और उसके बाद पापा का जो जब मैं भुवनेश्वर में रहते थे और हॉस्पिटल में जॉब करते थे, तो वो वो जो परेशानियां हठात आ गई हमारा लाइफ में, सब सबको। भैया तो अनुगुण में रहते थे, जॉब करते थे। और हम जो दो बहन थे, वो बड़ा बहन भी, वो भी नर्सिंग कोर्स करते थे, मैं भी नर्सिंग कोर्स करते थे। तो जॉब में थी जब जॉब में थी तो वो जो परेशानियां आज हमके साथ आम परिवार के साथ आके जुड़ गया है, वो बहुत दर्द भरा है। क्योंकि पापा मेरे 2017 में ट्रीटमेंट हम तो चालू शुरू कर दिए थे। लेकिन परमपिता का इच्छा कुछ अलग थी। 2017 में पापा कैंसर में डेथ हो गया। उसके बाद 2017 में ही मेरा बेटा भी पैदा हुआ। 2017 को जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मैं नौकरी छोड़ दी। क्योंकि इतना छोटा बच्चे को लेके मैं तो और जॉब नहीं करने के लिए सक्षम थी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था। लेकिन मन में मैंने पहले से मन में कुछ अलग अलग करने की मैं कोशिश की थी। कभी मैं खाली बैठ नहीं पाती हूँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है। इसलिए पढ़ाई में जब नर्सिंग करते थे, उसके अंदर अंदर मैं सिलाई भी सिलाई सीखना भी कंप्लीट कर दी थी। मैं घर में मैं अपने आप का जो कपड़ा जो भी है, मैं सिलाई करने की कोशिश की थी। वो सिलाई कंप्लीटली सीख देती हूँ। मैं बेटा सीख चुका हूँ। मेरा बेटा जब पैदा हुआ और मैं घर में और नौकरी करने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। इसके बाद क्या हुआ, मैं घर में बैठ बैठ के सिलाई ही करती थी। उसके अंदर अंदर 2017 में जब दुख की बात ये है कि जो 17 में मैं नौकरी छोड़ देती हूँ, उसके बाद घर चलाने के लिए हस्बैंड को बहुत तकलीफ होती थी। क्योंकि 2019 तक मेरे हस्बैंड का सैलरी जस्ट 8 to 9 thousand था। मैं भुवनेश्वर में रहने वाली हूँ। हम दोनों थे, जैसे वैसे करके एडजस्ट हो जा रहे हैं। लेकिन जब बच्चा हो गया, उसके बाद मैं घर में बैठने लगी। 2017 तक मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाता। मुझे मैं जो नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स की थी, वो उसका जो ड्यूरेशन था 4 years, 3.5 years। तो 14 में स्टार्ट हुआ और 17 लास्ट तक खत्म हो चुका था। उसके बाद मैं जब जॉब में मेरा इच्छा थी कि मैं जब अब अभी मैं जब 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 ज्वाइन करूंगी, तो मेरा सैलरी 15,000 अब हो गया, तो मेरे को कोई तकलीफ अ, नहीं हो नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं क्या करती थी कि मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चा जब और थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं कोशिश करने लगी कि मैं फिर से जॉब में ज्वाइन कर लूंगी, तो परिवार ठीक ठाक चलता था। चल पाता था। तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसे सोच सोच के घर में ही रहते थे 2019 में। लेकिन मेरा मन में हमेशा दुख थे कि पति में तो कुछ भी करूँ, लेकिन मेरा पति कुछ ऐसे पति का ऐसा कोई सोसाइटी में कुछ खास परिचय नहीं था। जो मेरे अंदर सब हमेशा
आ जाता था कि मेरे पति तो कुछ नहीं किए थे जॉब, बस 8-9 हज़ार का नौकरी, तो इसमें आगे परिवार कैसे चला। तो मैं हमेशा उनको बोलती थी कि तुम कुछ बिजनेस करो, और जॉब में मैं भी जॉब करूंगी, तुम भी जॉब करने के लिए क्या फायदा है। मैं तो प्रोफेशन में जब मेरा तो एक प्रोफेशन है। तो जब तुम एक कुछ व्यवसाय, जब हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा आगे दिन जो अच्छा है, बच्चे बेटा को भी अच्छा पढ़ाई कर पाते थे हम। ऐसे ही रहते तो हमारा ठीक ठाक समय ठीक ठाक नहीं चलेगा। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके हम 2019 में एक व्यवसाय बिजनेस स्टार्ट किया था हमारा पर्सनल, एक लेडीज कर्नर शुरू किए थे जनवरी 2019 में। अ, तो यहाँ तब तक तो मैंने फाइनेंशियली बहुत तकलीफ थी। तो पैसा जुगाड़ करके 3-4 लाख के आसपास जुगाड़ करके एक व्यवसाय बिजनेस स्टार्ट किया है। इसी समय क्या हुआ कि बच्चा छोटा था, जस्ट 2 साल का। तो हस्बैंड मॉर्निंग टाइम में जॉब गए थे, और मैं सुबह सब काम खत्म करके मैं भुवनेश्वर बरमुंडा में रहने वाली थी। और हमारा जो दुकान शॉप है वो 10 किलोमीटर दूर है। हमारा जो मदनपुर है गीता कॉलेज, वहाँ के आसपास लगभग 10 किलोमीटर है दूर घर से। मैं सुबह बच्चे को लेके दुकान संभाल के लिए गए थे। और सेकेंड हाफ में इवनिंग में हस्बैंड जॉब जॉब खत्म करने के आने के बाद वो मैं सुबह में खोलते थे, और इवनिंग में हस्बैंड खोलते थे दुकान। ऐसे ऐसे मेरे एक दिन मैं दुकान में बैठी थी, और मेरे पास आरसीएम बिजनेस अपने आने लगा, क्योंकि मैं बैठी थी। मेरा जो गुरु मिस्टर बिकरी चरण साहू, दुकान के मैं अंदर बैठी थी, वो ऐसे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी था। आप तो हाँ, जो फ्री टाइम में क्या करती थी, मगर सर तो कुछ नहीं क्या, जब बच्चा तो छोटा था, उसके संभालने के लिए तो वो इतना छोटा था, तो वो 1 मिनट में मेरे को छोड़ के नहीं रह पाते थे। इसीलिए मैं जॉब भी नहीं ज्वाइन कर पाती थी। हाँ, सर ने जो बोला, आरसीएम में एक ऐसा बिजनेस है, एक सिस्टम है, और आप पहले कुछ नहीं तुम तो सामान किसी से भी खरीद करने के खा रहे हो, तो आरसीएम से खाओ। तो मेरे को अच्छा लगा। हमें अच्छा लगा सुनने के लिए, लेकिन मन में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा कि हाँ वो आता है बोल के चला गया। इतने भी दुकान में जो मैं बैठी थी, तो बहुत सारा लोग किसी किसी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, ऐसा है ऐसे तो बहुत लोग आए थे। लेकिन सर जो 2-3 बार आया, तो मेरे मन में कुछ हाँ ऐसा फीलिंग्स आया कि हाँ सचमुच यहाँ पे कुछ है, देख के आएंगे। तो भारती टावर में अशोक सर, हमारा जो गुरु अशोक सर सावित्री मैम, उनका पिकअप सेंटर इस समय भारती टावर 6 नंबर उस साइड पे थे। तो मैं जस्ट परचेज करने के लिए जाए हूँ। मैं जब पहली परचेजिंग करती थी, वो जस्ट मेरा बच्चे को 2 साल कंप्लीट हुआ था। तो मैं न्यूट्रीचार्ज किट से खरीद के लाई हूँ, और राइस ब्रान ऑयल भी खरीद के लाई हूँ। तो इस समय पे 1,000 में ज्वाइनिंग लग जाया था। जब मैं 1100, याद है, 1100 रुपए के खरीद करती थी, तो सर मेरे आईडी लगवाई दी थी। तो उसके इसके बाद मैं पहले से जब मेरा दुकान जाते थे और जो बच्चे को संभालते थे, और कुछ नहीं, इनके आसपास 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद जब कोविड आया, 2020 मार्च में, और वो 1 साल में आरसीएम बारे में कुछ भी नहीं जाना। बस
सामान खरीद के लाए हैं। और घर में जो मेरा आस पास जो लोग है वो मेरे चल जो इनकम था मेरे से वो भला इनकम करते थे, लेकिन मैं किसी को भी नहीं देखते थे। मेरा मन सब मन हमेशा कहता था कि अपने को जो अच्छा लगे तो करो बस, चलो। तो मैं वो सोच के बस खरीद सामान खरीद के ही मैं यूज करती थी। जब कोविड आया, कोविड के साथ साथ हमारा इनकम पूरा खत्म हो गया। सब तो दुकान तो नहीं चल, मैंने वो लोग तो उस समय घर सब लोग तो घर में बैठने वाले हों, कोई तो गवर्नमेंट तो डिक्लेयर कर दिया है कोई भी लोग घर से बाहर माना है। तो हमने क्या क्या करूँ एबे अब तो पति का भी इनकम मैंने जो जॉब था वो भी निकल चुका था, और मैं भी कुछ नहीं करने वाली थी इस टाइम में, और दुकान भी बंद हो गया। और इस समय पे हमने फिर से मैं ससुराल गांव में चली आई। जब गांव में चली आई तो इस समय में हमारा गुरु मिस्टर बेकर सर और दीपक कुमार कौर सर उन्होंने मेरे को बुलाए थे कि आप तो अब घर बैठे हैं और हमारा एक जूम सेशन चल रहा है, वो आप उसके घर जाओ, बस ज्वाइन होके सिस्टम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो मैं जब आरसीएम का प्लान सुना और बिजनेस और इनकम का जो तरीका मैंने सुना, वो मेरे धीरे धीरे इंटरेस्ट होने लगा। और मैंने जो विजन देखा आरसीएम को विजन, वो जूम सेक्शन पे ही मेरे को समझ नहीं आया धीरे धीरे। और मैं जब फिर से 2-3 महीने के बाद भुवनेश्वर वापस आई, उसके बाद मैं धीरे धीरे टीम करने लगी। और टीम करने के टीम जो मैंने जो टीम करने के लिए मन तो हो रहा है, लेकिन बच्चा जब छोटा था मैं टाइम नहीं दे पा रहे थे। और घर के वो भी कुछ सपोर्ट वैसे नहीं मिला। मैं तो घर के सब लोग के साथ, जैसे मेरा पति और के साथ तो बातचीत करी थी सिस्टम के बारे में, लेकिन वो इतना कुछ आग्रह प्रकट नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ, मैं धीरे धीरे वो जो कोविड के बाद हस्बैंड ने पूरा जॉब छोड़ दिया। पूरा का पूरा दुकान संभाल लिया। हमने डिसीजन लिया कि दुकान भी ठीक से चला नहीं पाते थे, और बच्चे तो भी परेशान कर रहे थे। तो क्या किया, तो हमने डिसाइड किया कि बस जॉब छोड़ दो, अपने दुकान को ही संभालो, कहीं क्योंकि पैसा बहुत अरेंज करके दुकान जो हम स्टार्ट किए थे, तो इन फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुआ था इस समय में। तो इसीलिए मैं क्यों खाली घर बैठूं, जॉब तो ज्वाइन नहीं कर पाते थे। जॉब जब छोटा बहुत बच्चा जब छोटा था, इसी इसी से क्या हुआ ना, इस समय मैं जो कोशिश कर रहे थे वो कि सिस्टम के आगे बढ़ाने के लिए, वो बहुत तकलीफ थी क्योंकि थोड़ा बहुत परेशान आ रहे हैं जो टीम को आगे बढ़ाने के लिए। जो टीम वर्क में थोड़ा थोड़ा फील्ड में बाहरने लगी, तो बहुत सारी परेशानियां सामना करनी पड़ी थी। मैं तो मेरे को बहुत तो इसके साथ साथ तो आगे बढ़ने का मौका मिला कहीं ना। जब मैं आस पास पड़ोसियाँ रिलेटिव फैमिली मेंबर्स को ना 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 सुन सुन के मैं जब परेशानियां लग जाती थी, इसी समय मेरा जो टीम है, मेरा जो आरसीएम परिवार है, मेरे को ताकत दे रहे हैं, नहीं नहीं ऐसे करके आगे बढ़ सकता, हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उसके ही हाँ, मन में रखते रखते साहस भर भर के मैं बिजनेस को सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रही हूँ। और
अब जो सिचुएशन थी मैं तो क्लियर से डिटेल से नहीं बताई। अब मैं 8 महीने के आसपास भुवनेश्वर में नहीं रहने वाली हूँ, गांव में रहने वाली हूँ। और घर के अंदर यहाँ से मेरे तो जो ससुराल है यहाँ से मैंने बहू के लिए ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है। बाहर जाने के लिए ही फैसिलिटी नहीं है, वो तो दूसरी बात है। बिजनेस करने के लिए बहुत वो जो 2021 से और जो 24 था वो 2-3 साल के बाद मेरे घर में ही बहुत परेशानियां हैं बिजनेस के लिए। कोई भी मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करता था। मेरे आरसीएम परिवार के में ही मेरा साथ है, और मेरा फैमिली मेंबर अब तक बिजनेस को समझ नहीं पाई। इसीलिए थोड़ा बहुत परेशानियां के साथ साथ में 9 महीने आसपास मैं सिर्फ घर में ही थे। और मेरा जो टीम का इस समय जो ये गठित करते हैं, उसके वजह से मैं 5,000 पीबी ही करते थे वो महीने के बाद। और मैं जॉब भी सपोर्ट है, मेरा टीम का ही सपोर्ट है। तो मेरा जो मेरा स्टोरी है, मैं और कुछ दिन बुलाऊंगी। बस यही मेरा स्टोरी है। अभी मेरा मेरे को जो आजकल सब्जेक्ट है हाइजीन के बारे में, मैं इसी के बारे में ही बोलना चाहती हूँ। और मैं स्टार्ट करती हूँ। सब लोग जानते हैं, पहले फिर से मैं जयसिम करती हूँ। जयसिम, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अरसिम में अरसिम का 3 उद्देश्य है। प्रथम उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, द्वितीय उद्देश्य स्वावलंबन, और तृतीय में है महिला सशक्तिकरण। और इस उद्देश्य को आगे आगे बढ़ाने के लिए हमारा प्रियंका मैम ने की सोल को स्थापन किए हैं। और उसके माध्यम है फीमेल हाइजीन के बारे में। सब महिला और सब बिटिया को शिक्षित की जाती है। उसका माने प्रमुख उद्देश्य है जो फीमेल हाइजीन। उसके फीमेल हाइजीन क्या है? फीमेल हाइजीन के बारे में सब महिला और सब बेटे को शिक्षित की जाती है। महिलाओं को ईश्वर ने एक नए जीवन को जन्म देने के विशेष वरदान दिए हैं। महावारी महावारी इस वरदान को एक प्रतीक है। अ, अगर महिलाओं को महावारी ना हो तो मानव जीवन भी थम जाएगा। लेकिन कुछ कारणों से इस वरदान कई तरह की समस्या का रूप ले जाता रहा है, जैसे कि एनीमिया, अनियमित महावारी, गर्भधारण, प्रसव और मेनोपॉज संबंधित परेशानियां, और पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, और सर्वाइकल कैंसर, यूटरस में कैंसर, और यूटरस रिमूव, और इनफर्टिलिटी, जैसे कि हेवी ब्लीडिंग और इरेगुलर ब्लीडिंग, और ईयरली मेनोपॉजल। ये सब परेशानियां महामारी के साथ साथ ये सब परेशानियां हमको दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ क्या हुआ ना, महिलाओं को इस परेशानियां आदि नजर आता है। महिलाओं को लगता है कि इसका कोई समाधान नहीं है। अब बहुत सारे महिलाएं महामारी को एक शर्म की बात समझकर तरह तरह की परेशानियों को अंदर छुपाती है। इसीलिए सबसे पहले सब घर की जो माँ और बेटियां हैं, उन लोगों के साथ निष्कर्ष होने कर महामारी बारे में बातचीत करनी है, महामारी के बारे में ताकि महामारी के बारे में इनकी सारे ज्ञान मिल जाए। एक एक ये एक शर्म की बात नहीं है, एक गर्व की बात है। धीरे धीरे उनके अंदर जागरूकता बढ़ जा रहा है, क्योंकि वो जो महामारी है वो हम सब जो बच्ची एक छोटी थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। बच्ची जो बढ़ने लगी, उस शरीर में क्या हुआ, हार्मोनल चेंजेस हुआ। हार्मोनल चेंजेस होने के बावजूद
वो जो महामारी आने लगा, उसके बाद महामारी को हमको एक शर्म की बात नहीं मान जा शर्म की वो एक शर्म की बात हो। बहुत सारी महिलाओं के अंदर ऐसे सोचना रह जाते थे, लेकिन को हम महामारी के बारे में हमको बहुत जागरूकता देने के लिए हमारा ये जो सिस्टम की सोल और मैंने की सोल उनका पहला और प्रमुख कारण है। इससे क्या होता है ना, पहले प्रॉपर हाइजीन में मेंटेन का कमी हो जाती थी है। जो जब हम पहले से क्या होती है, महामारी आने से महिलाएं कपड़ा को यूज करती है और समय समय मिट्टी पूर्ण जो पहले जो समय था मिट्टी और इस तरह के बहुत सारा चीज को महामारी के समय में यूज करते थे। और इसीलिए उसके बाद क्या हुआ ना, बहुत सारा बीमारियां हमको नजर आते लगी। धीरे धीरे क्यों कपड़े के बदल में कोई जागरूक धीरे धीरे क्या हुआ, सैनिटरी पैड का यूज करने लगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इंटीमेट एरिया को जो हमारे इंटीमेट एरिया को जो स्किन है उसको सेफ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो जो सैनिटरी पैड मार्केट में मिलती है उसका प्रॉपर जो केमिकल डाला जाता है और उसका जो लेयर है वो प्योरली सिंथेटिक लेयर है, जिसके वजह से तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां लड़की को उम, सामना करती पड़ी। तो ये जो हार्मफुल केमिकल डाला जाता है उसके वजह से हर तरह तरह का बीमारियां में पहले से जो बोली, सर्वाइकल कैंसर हो, यूट्रस कैंसर हो, इरेगुलर ब्लीडिंग हो, इसके वजह से ही उस परेशानियों को सामना करना पड़ती थी। उस सब परेशानियों को खत्म करने के लिए हमारा ये जो किशोर का सैनिटरी नैपकिन है, महामारी के दौरान हम ऐसे सैनिटरी पैड की इस्तेमाल करना चाहिए जो त्वचा के लिए आरामदायक और सुरक्षित है। इसीलिए कीसोल की जो कॉटन या सॉफ्ट लेयर सैनिटरी पैड वो उसको यूज करना जरूरी है। ये इंटीमेट एरिया के लिए बेहतर पैड्स है। और हमारा जो 4 तरह का सैनिटरी पैड्स आते हैं। पहले नंबर की कीसोल एडवांस डबल एक्सएल वाला एक पैड आता है, सैनिटरी पैड्स आता है। सेकंड में अल्ट्रा थीन एक्सएल वाला एक सैनिटरी पैड्स आता है। और कीसोल रेगुलर एक्स्ट्रा लॉन्ग का एक आता है कीसोल रेगुलर का आता है। हम हमारा जो महावारी आता है वो 21 से 35 डेज में एक बार होना जरूरी है। और जो महावारी है 3 to 5 डेज का जो ब्लीडिंग होता है, जो दूषित खून वो बाहर आना जरूरी है। इसीलिए हम इस समय हमें हमारा जो अल्ट्रा थीन एक्सेल पैड है वो पहले 3 दिन तक हमको अल्ट्रा थीन एक्सेल पैड यूज करना है। जब 3 दिन के बाद फ्लो कम होता रहा है उसके बाद हम कीसो रेगुलर वाला पैड करना जरूरी है। हमारा ये पैड में क्या है ना, बिल्कुल कॉटन या सॉफ्ट लेयर है। जैसे कि हमको हमारा सर में जब एक छोटा सा चोट लगी है, हमने क्या किया ना, एक कॉटन कपड़ा लाके हमको थाप देना है, क्योंकि ब्लड सिंथेटिक कॉटन कपड़ा में ही ब्लड को हम क्लॉट करने में मदद करती है। इसीलिए हमारा ये जो पैड आता है प्योरली कॉटन और सॉफ्ट लेयर का है। और जेल टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है। एडियन टेक्नोलॉजी है, अनोन टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए तरह तरह के जो संक्रमण नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ, क्या ना हमारा जो ये तो महामारी के में समय में हमारा जो सैनिटरी पैड के बारे में मैं बोलती थी।
उसके बाद हमारा जो स्किन है, मैं उसके बाद हम जो इंटीमेट एरिया है उसको कैसे साफ करना है, इसीलिए इसके बारे में मैं थोड़ा बोलती हूँ। हर महिला है, हर 5 से 2 महिला में इंटीमेट एरिया के लेके परेशान है, जिसमें व्हाइट डिस्चार्ज हो, बैड स्मेल हो, स्किन डार्क हो, डार्क स्किन के लिए परेशानियां है, यूरिन इन्फेक्शन के लिए परेशानियां है, इचिंग और ड्राइनेस इत्यादि प्रमुख कारणों में परेशानियां आती है, नजर आती है। हमारा जो इंटीमेट एरिया है उसका पीएच अलग है, हमारा जो स्किन है, बॉडी का स्किन है उसका पीएच लेवल अलग है, और हमारा जो स्कैल्प है, हेड है, उसका भी पीएच लेवल अलग है। इसीलिए हम जो शरीर में जो साबुन लगाते हैं उसके उसको हम कभी भी उसको हमारा जो इंटीमेट एरिया है लगाना जो उचित नहीं है। हमारा इंटीमेट एरिया का पीएच 3.5 से 4.5 है, हमारा जो स्किन का पीएच है 5.5 है, और जो स्कार हमारा जो स्किन हेड का पीएच है, हेयर का पीएच 4.5 से 5.5 है। इसीलिए हमारा जो इंटीमेट एरिया है, इंटीमेट एरिया एक तरह की क्लीनिंग की प्रक्रिया है। इसमें आप अपने इंटीमेट एरिया को साफ करते हैं, कभी भी इंटीमेट एरिया में साबुन की इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इंटीमेट एरिया का पीएच बैलेंस अलग है। इस स्किन पे हम साबुन के यूज करते हो तो साबुन भले ही साफ सुथरा कर देती है, लेकिन इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल को बिगड़ देता है। इसी वजह से इंटीमेट एरिया में खुजली, सूखापन, तरह तरह की संक्रमण होने में मदद करती है। इसीलिए कीशोल ओमेन इंटीमेट वॉश हमारा इंटीमेट एरिया के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें लोटस एक्स्ट्रा मन कमल का अर्क, इसीलिए कोई तरह का बैड स्मेल नहीं आते हैं। इसमें एक्स्ट्रा विटामिन है, इंटीमेट एरिया का पीएच बैलेंस करने के लिए मददगार है, और खुजली, रूखापन से बचाता है, क्लीन और फ्रेश रखता है। हानिकारक केमिकल, इसमें कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं डाला जाता है। इसको रोजाना इस्तेमाल करना है नहाने के टाइम में, और महावारी के समय पर हम दिन में 3 से 4 बार यूज करना है, और गर्भवती महिलाओं भी उसको यूज करना जरूरी है। थैंक यू। मैं इतना हाँ, बोल के मेरा बात को खत्म करने चाहती हूँ। मेरे को अच्छे से हिंदी बोलने नहीं आती है, इसलिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। अम, धन्यवाद मैम। मैं ट्रांसफर करती हूँ रानू मैम को। प्लीज मैम। थैंक यू निवेदिता मैम, बहुत ही शानदार। देखिए, इनकी प्रॉपर लैंग्वेज हिंदी नहीं होते हुए भी इन्होंने इतनी शानदार हिंदी बोली, और जैसा कि इन्होंने साबित किया है कि इन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग की है, उस हिसाब से इन्होंने अपना ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि किस तरीके से हाइजीन को नहीं रखने से या हाइजीन को प्रॉपर नहीं करने से हमें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और वाकई में ये बिल्कुल सही बात है। आज की जनरेशन को देखते हुए, आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि बिना हाइजीन के हम कितनी बड़ी बीमारियों के शिकार होते हैं ये हमें भी पता नहीं चलता है। और कुछ चंद पैसे जो हम हाइजीन पर खर्च नहीं करते हैं, उसके कारण हमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और प्लस अपने शरीर के अंगों को खराब करना पड़ता है या उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, और साथ ही साथ हमारा पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो देखिए, आज मैम ने बहुत ही आसान शब्दों में हाइजीन के बारे में बोला, तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी निवेदिता मैम का, कि बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और साथ ही साथ आज जो उन्होंने कहानी बताई, वाकई में रियल में मैम की आंखों में भी बार बार आंसू आ रहे थे। मैं देख पा रही थी कि कितना वो, उनको भी लग रहा था कि कितनी कठिन परिस्थितियों से वो निकली हैं, और कितनी कठिन परिस्थितियों में वो इस सिस्टम से काम कर रही है, सीख रही है। जैसा कि पारिवारिक जिम्मेदारियां प्लस परिवार का सहयोग अभी उन्हें इस सिस्टम में नहीं मिल रहा है, तो फिर भी वो हिम्मत करके इस सिस्टम में सीख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यही हमारी महिला सशक्तिकरण है। यही हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम सभी महिलाओं को सशक्त करें, वो किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं, आगे बढ़े। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से चाहूंगी कि आज मैम का जो प्रोग्राम था
बहुत ही शानदार प्रोग्राम था और हाइजीन के प्रति उन्होंने बहुत अच्छा अपना डीपली नॉलेज, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारा हाइजीन प्रोडक्ट जिसमें हमारे सैनिटरी नैपकिन आते हैं, ये हर एक घर की आवश्यकता है और हर मंथ की आवश्यकता है, जिसमें हमारी बहन, बेटी, माँ सभी सम्मिलित होती है। ये कोई मतलब ऐसा विषय नहीं है कि जिसपे आप बात नहीं कर सकते, ये एक बात करने का विषय है और खुलकर सभी को प्रॉपर इसका नॉलेज देने का विषय है, क्योंकि जब हम इसके बारे में बात करेंगे, तभी हमारी जो जानकारी है वो लोगों तक फैलेगी, उनको हाइजीन का महत्व समझ में आएगा और हाइजीन के महत्व के साथ-साथ हमारे प्रोडक्ट की विशेषता भी पता चलेगी, क्योंकि मार्केट में जो हम टेलीविज़न के द्वारा जितने ऐड देख रहे हैं, बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन के इतने ऐड आते हैं कि हम शायद कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि हमें कौन-सा लेना है और कौन-सा नहीं लेना है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है, वो कॉटनी बेस और सॉफ्ट लेयर का है और प्लस उसकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी है। इसके लिए मैम ने आज बहुत अच्छे विशेष शब्दों में कि जब कहीं चोट लग जाती है, तो हमें प्लास्टिक या मतलब सिंथेटिक कपड़ा नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? कॉटन लगाते हैं, क्योंकि उसकी अब वो ब्लड को अब्ज़ॉर्ब करता है। तो वैसे ही हमारा जो पीरियड टाइम का जो है वो हमारा कॉटनी बेस होना चाहिए सैनिटरी नैपकिन, ताकि उसकी एब्जॉर्बेशन पावर बढ़े और प्लस हमें कई तरह के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो नहीं हो, और साथ ही साथ हमारा जो बॉडी का पीएच लेवल है वो इंटीमेट वॉश यूज करने से बना रहे, क्योंकि देखिए आज मैम ने कितने अच्छे सटीक शब्दों में अपने हेयर्स का पीएच लेवल, अपने इंटीमेट पार्ट का पीएच लेवल, अपने बॉडी के अदर स्किन का पीएच लेवल सबके बारे में जानकारी दी और कहाँ पर कौन-सा प्रोडक्ट हमें यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने बोला। इंटीमेट वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो हमारे इंटीमेट एरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा उम, अच्छा प्रोडक्ट है और उसको यूज़ करने से हम कई ऐसी बीमारियों से, जिनके बारे में शायद हम अभी जानते भी नहीं है या हम समझना ही नहीं चाहते कि किस वजह से वो ये बीमारियाँ हमें हो जाती है और होने के बाद हम पछताते हैं। उसके बाद कोई इलाज नहीं होता है उसका। उसका इलाज सिर्फ़ केवल डॉक्टर के पास रिमूव करना होता है, यूट्रस रिमूव करवा लीजिए, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो ये कोई बात नहीं है कि हम अपनी इन छोटी-छोटी लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें अपने इंटीमेट पार्ट को वॉश करने के लिए इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए और साथ ही साथ हमें अपने घर में सभी को इंटीमेट वॉश के बारे में और हाइजीन के पर्सनल हाइजीन के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। इस हाइजीन में हमारे घर के पुरुष वर्ग भी आते हैं, क्योंकि की सोल ने हमारे पुरुष वर्ग को भी नहीं छोड़ा है। उनके लिए भी इंटीमेट हाइजीन का प्रोडक्ट इंटीमेट वॉश, मेन इंटीमेट वॉश भी निकाला है, जो कि पुरुष वर्ग की हाइजीन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और लेडीज़ के लिए लेडीज़ का जो इंटीमेट वॉश है वो है इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि मार्केट की जो तुलना करें उससे बहुत कम कीमत पे और वाजिब दाम में हमारे पास उपलब्ध है और साथ ही साथ इतना अच्छे ब्रांड के तहत और इतने अच्छा पावरफुल प्रोडक्ट है वो, कि हम किसी को भी बताकर उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकते हैं। उन्हें एक आर्थिक आज़ादी की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने इतना अच्छा बताया कि उन्हें जब कोरोना के पैंडेमिक पीरियड के समय इनकम आना बंद हो गई, तब उन्होंने इस सिस्टम को अपनाया, सीखा। उससे पहले वो केवल परचेज़िंग करते थे, लेकिन सिस्टम नहीं सीखा था। सिस्टम के बारे में, इस अभियान के बारे में जानकारी उन्हें ज़ूम के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से मिली और आज वो एक अपना लेवल अचीव कर रही है और साथ ही साथ बिज़नेस और टीम को मेंटेन कर रही है। तो मैं बहुत तहे दिल से मैम का धन्यवाद करूँगी कि वो आए और इस समय हमें अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। अब मैं चाहूँगी कि जो भी पर्सन आज हमारे साथ फर्स्ट बार इस मीटिंग में जुड़ा है या जो कोई नई साथी हमारे साथ आए हैं, प्लीज़ जल्दी से हैंड राइज़ करें, ताकि मैं उन्हें आज के इस सेशन के बारे में उनसे बातचीत कर सकूँ। क्योंकि जो पहली बार आया है और उन्होंने इस हाइजीन के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली है, प्लीज़ हैंड राइज़ कर लीजिए, ताकि मैं उन्हें इनवाइट कर सकूँ और अगर उनके कोई प्रश्न हैं, तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर उनको कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी बात कर सकते हैं। प्लीज़ जल्दी से हैंड राइज़ कर लीजिए, ताकि हमें पता चले कि किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है। अगर प्रश्न है तो हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं अभी।
क्योंकि देखिए साथियों, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये शर्माने का विषय नहीं है, खुल के बात करने का विषय है। तो जिसका भी अगर कोई प्रश्न है वो पूछ सकता है, और अगर जो पहली बार आया है इस मीटिंग में वो भी हैंड राइज कर सकता है कि उन्हें आज का जो हमारा सेशन है वो कैसा लगा, और उनको इस सेशन से क्या सीखने के लिए मिला, वो अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, किसी का भी हैंड राइज नहीं आया है, समय की हमारे पास सीमा है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे पास जो वीडियो मोड में है, प्लीज मैं उन्हें जल्दी से इनवाइट करूं ताकि वो आए और अपने अपने व्यू रखें। हमारे पास जी एक हैंड राइज है, किस धाराश्री जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। धाराश्री, आपको ऑप्शन मिल गया है। वेलकम, वेलकम मैम। 3 PM जय सेम सभी गुरु माता को मेरा प्रणाम। मुझे तो हिंदी अच्छे से नहीं बोलना आता है, फिर भी मुझे बोलना चाहिए क्योंकि वो मेरे गुरु माता है। उनके वजह से मैं आज अच्छे में आया हूँ। मुझे तो रोना आता है क्योंकि वो मुझे छोड़ के चली गई है। मैम रोइए नहीं, वो आपके साथ ही है, जूम सेशन में हम आपको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, प्लीज कंटिन्यू करिए। कैसे वो कठिन परिस्थिति में भी अच्छे कर रहे हैं। मैं तो उनसे इंस्पायर होकर सीख रहा हूँ। मैं कुछ भूल नहीं पाता हूँ। मैम यहाँ बोलने के लिए ही आए हैं, हम सीखने के लिए ही आएंगे, प्लीज बोलिए। तो मेरी एक बहन है, तो उसका गैस प्रॉब्लम था। तो गैस प्रॉब्लम में वो जो मेडिसिन ले रही थी उसके साइड इफेक्ट होकर उसका यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। तो मैडम के साथ मैं बातचीत करके उसको इंटीमेट वाश और हमारा नैपकिन दिया था। तो इससे उसका जो इन्फेक्शन हुआ था वो ठीक हो गया। तो मैं चाहती हूँ तो जितने भी महिला है वो हमारा जो इंटीमेट वॉश और नैपकिन है उसको यूज करे और सुरक्षित रहे। उनके बाद सबको इस बात को बताए, सब इस बारे में जाने। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब हमारे पास नेक्स्ट हैंड राइज गायत्री मैम का आया है, उन्हें अनम्यूट का ऑप्शन मिल गया है। वेलकम गायत्री मैम। सभी को मेरा प्रणाम। आज का सेशन था बहुत शानदार था। मैम वीडियो मोड निवेदिता में मैम आइए भी आप। बहुत जी मैम। जय सिंह, सभी को मेरा प्रणाम। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार था। जो सैनिटरी नैपकिन के बारे में बोले बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये तो सबको मालूम होना चाहिए और हमारा जिम्मेदारी है हम ये सैनिटरी नैपकिन के बारे में सबको बताएं और इससे जुड़े जुड़े, क्योंकि आज का जो महामारी का जो समस्या होता है और उसके साथ जो कैंसर का प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे लेडीज को तकलीफ होता है। इसलिए सैनिटरी नैपकिन सबको यूज करने के लिए हम बोले और इससे अच्छे बिजनेस माध्यम से हम सबके जय अच्छे। थैंक यू गायत्री मैम। बहुत ही शानदार आज मैम ने, निवेदिता मैम ने हाइजीन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। अब हम 2 मिनट का जो हमारे पास समय है, हमारी गुरु माता सीमा चांद मैम है, उनको इनवाइट करूंगी, वो आके हमारे स्लॉट को आशीर्वाद दें, फिर हम इसको समाप्ति की ओर ले जाएं। वेलकम सीमा चांद मैम। थैंक यू, थैंक यू। और होस्टिंग तो शानदार, रानू बंसल जी का होस्टिंग हर टाइम शानदार ही रहता है। थैंक यू मैम। और निवेदिता मैम जो हाइजीन के बारे में आज जानकारी दी है बहुत ही अच्छा है। हाइजीन के बारे में हमारे जो की सोल का प्रोडक्ट्स
और भी अच्छा है। उसके एक एक प्रोडक्ट जो नया सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश के बारे में जो जानकारी दी है, हम महिलाओं को जैसे निवेदिता मैम मुझे जैसे बताई, वैसे हम महिलाओं को इसके बारे में ज्ञान रहना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि समय अब आ गया है सोचना नहीं कि छुपाना नहीं। अगर छुपाएंगे तो फैमिली बहुत बड़ा खतरा में पड़ जाएगा। इसलिए खुलकर बात करना है, डॉक्टर के पास में जाकर इस बात में हल करना है। और हमारे पास में सब कुछ सामान है कीसोल के पास, तो इसको आजमाना है और खुद भी स्वस्थ रहिए। हाइजीन क्या है? स्वस्थ रहना और स्वस्थ रखना। थैंक यू। ओवर टू मैम, रानू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और जैसा कि हमारा आज का विषय था हाइजीन के ऊपर, बहुत ही अच्छी जानकारी हमें मिली और हमने सुनी, सीखी, और उम्मीद करते हैं कि हम इस हाइजीन के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से सभी को बता पाएंगे, समझा पाएंगे, क्योंकि ये हर एक घर की जरूरत है। अब आज हमारे साथ दत्ता सर है, मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ। वेलकम दत्ता सर। हाँ, जय सिंह, थैंक यू। सभी को मेरा आंतरिक अभिनंदन। देखिए, मैं सब सुन रहे थे, अभी हमारा ये प्लेटफॉर्म नारी के लिए बहुत वरदान होगा, क्योंकि ये सिस्टम इतना महान बन चुका है जो नारी के लिए बहुत लाभदायक होगा। लेकिन ये जो सिस्टम बनाया गया 3 PM, सबको मिलके आगे बढ़ना है और जबरदस्त प्रयास करना है। क्योंकि अगर हम इसको अगर सामाजिक स्तर में अगर लाएंगे तो थोड़ा कठिनाई आ सकते हैं, लेकिन हमारा काम लोगों को बोलना, लोगों को बताना, सही जानकारी देना। क्योंकि लोग जानते नहीं है हम बीमारी क्यों आते हैं। हमारा कंपनी इतना बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म आ चुका है कि सर नारी के लिए वरदान है। आप लोग पर जो पावर है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए, सभी को आप इसमें शामिल कीजिए। इसके लिए ताकत आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर सही में अगर आप क्रांति चाहते, नारी के लिए वरदान चाहते, तो सबको मिलके एक जुनून ठानना है। ये जो 3 PM ये जो चल रहा है, कि हम नेशनल में कैसे पहुंचेंगे, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, कितना स्पीकर बढ़ेंगे। मैं तो सीमा मैडम को धन्यवाद देंगे जो उन्होंने बहुत बड़ी चीज उन्होंने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकते, सबको मिलके करना है, सबका जिम्मेदारी है, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नारी अगर वो ठान लेते तो सब कुछ कर सकते। ये नारी का पहचान है, लेकिन हम लोग आज तक उसको छिपाया। ये पहले ये था, लेकिन RCM प्लेटफॉर्म आगे आने के लिए मौका दिया रहा है। तो इसको सही मायने में अगर आप लीडर बनना चाहते, आप अगर बाकी लोगों को दिल में पकड़ना चाहते, तो ये प्रोडक्ट सही नॉलेज लेके आगे बढ़ना है, सबको प्रमोट करना है। क्योंकि हम कुशल रहेंगे तो लोगों को खुशहाली दे पाएंगे, हम सुस्त रहेंगे तो लोगों को सुस्त दे पाएंगे। तो इसीलिए सबको मिलके ये जो 3 PM एक नारा बनना है, जिस तरह BCG का 1 PM चल रहा है। इससे आप लोग नेशनल में आपको जगह मिलेगा। लेकिन ये जो हमने पहले दिन शुरू किए थे 80% था, 80 पार्टिसिपेट था, लेकिन ये बढ़ना चाहिए। हम अगर इसको बाकी अगर ये बोलने से ज्यादा काम को मेहनत से करना होगा। जितना भी जिनका कांटेक्ट है उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारे कांटेक्ट बहुत है, वो नासमझ है, उनको पता नहीं है हाइजीनिक क्या होता है, कॉटन क्या होता है, सिंथेटिक क्या होता है, केमिकल क्या होता है। कीसोल हमको एक सिस्टम दे रहा है, हम तो इसको गॉड गिफ्ट मानते हैं, ईश्वर का वरदान मानते हैं, लेकिन उसको उसी हिसाब से लेना है। मैं टाइम तो क्रॉस हो जाएंगे, मैं ज्यादा टाइम लेंगे। आपको मेरा सबसे विनीत अनुरोध है, जो आप नारी है, लेकिन इसके लिए आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि एक पुरुष अगर नारी को बोल रहा है, अगर वो नहीं सुनना है कि नहीं सुनेंगे, लेकिन एक नारी अगर नारी को बोलेंगे वो जरूर सुनेगा। तो आपको ताकत लगाना है, मैक्सिमम लोग को बैठाना, ये प्रोग्राम को नेशनल लेवल पे पहुंचाना है। 100 ये कैपेसिटी है, इसको 500 कैसे होगा, 1000 कैसे होगा, ये आज ठान लीजिए। ये ठान लीजिए, मेरा सबसे निवेदन है, जी जान से 3 PM को सफल बनाइए। सफल जिंदगी बन जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, सब
जैसे कि 3 उद्देश्यों में काम कंपनी कर रहा है: आत्मनिर्भर भारत, रोग मुक्त भारत, नारी सशक्तिकरण। थैंक यू। ओवर टू रानी बंसल जी। नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छा सर ने आशीर्वाद हमें दिया। और जैसा कि सर ने बोला कि एक लेडीज ही एक लेडीज को अच्छी तरह समझा सकती है, वाकई में सही बात है। लेडीज ही लेडीज को बता सकती है और लेडीज ही लेडीज से इस विषय पे खुल के बात कर सकती है और उन्हें अपनी तकलीफ बता सकती है और अपनी तकलीफ का समाधान भी वो एक दूसरे से शेयर कर सकती है। तो हमारा जो ये 3 PM है, इस पे सभी महिलाओं को के हित के बारे में डेली हमें जानकारी मिलती है। डेली एक नए प्रोडक्ट के बारे में हमें सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए मौका मिलता है। तो प्लीज सभी से निवेदन है कि इस 3 PM को हम बहुत अच्छे से प्रमोट करें और सभी को इस 3 PM में लाने का प्रयास करें, ताकि हमारा ये प्रोग्राम नेशनल मंच प्रदान कर सके और यहाँ पर बड़े-बड़े ट्रेनर हमें आकर ट्रेनिंग दे सके, ताकि हम बहुत इस आरसीएम रूपी अभियान में आगे बढ़ सके और अपना एक अलग मुकाम हासिल कर सके। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने आज हमारे इस हाइजीन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली। आशा है कि वो इसको घर-घर तक फैलाएँगे और सभी को इसके प्रति जागरूक करेंगे। और सभी हमारे जो गुरुदेव हैं, जो हमारा लगातार इस प्रोग्राम में सहयोग कर रहे हैं, मैं सभी गुरुदेव का धन्यवाद करती हूँ कि वो सभी अपनी अ, टीम को लगातार आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद जो भी यहाँ आज उपस्थित हुए। उम्मीद है कि कल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे डबल होंगे। वो सब अपने साथ एक-एक नए पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर इनवाइट करेंगे, ताकि हमारी जो 50 की संख्या, 55 की संख्या थी, वो 100 के ऊपर जाए और हम इस प्रोग्राम को एक नया आयाम दे सकें। तो इसी बात के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ सभी का, और आज हमारा समय हो चुका है और इस प्रोग्राम को मैं एंड की तरफ ले जाती हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी समय 3 PM JRCM